नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अगर मरकजी हुकूमत सबका साथ सबका विकास हकीकतन चाहती है तो उसे मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात और जामे मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अक़लियती मौक़िफ़ देना होगा। पार्लियामेंट में सदर जमहूरिया के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर से सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का खिताब। फलों को पकाने के लिए कार्बाइड का इस्तेमाल काबिले सज़ा जुर्म, 6 महीने की कैद और 1 लाख रुपये जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के तनाजुर में रियासती हुकूमत का मंसूबा। पेनीगंगा और प्राणहिता चेवल्ला समेत 5 प्रोजेक्ट्स की तामीर के लिए तेलंगाना और महाराष्ट्र के दरमियान 8 मार्च को होंगे मुआहदे पर दस्तखत। वजीर आपाशी के हमरा केसीआर रवाना होंगे 7 मार्च को मुंबई। बाबरी मस्जिद की शहादत मुल्क से गद्दारी का सबसे बड़ा वाक़या। खातियों को कौम दुश्मन करार देकर सजा देना जरूरी। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के इहया के 58 साल की तकमील के मौके पर दारुस्सलाम में जलसा। अकबरुद्दीन ओवैसी और दीगर मजलिसी कायदीन के खिताबात। महकमे अक़लियती बहबूद के तहत शुरू किए जाने वाले 70 अक़ामती इदारों में 3 साल के अंदर आउटसोर्सिंग और मुस्तकिल मुलाज़मतों पर तक़र्रुरात। महकमे फाइनेंस के अहकाम जारी। शहर में हेलमेट के लुज़ूम पर अमलावरी का एक बार फिर आगाज। मुक़द्दमात और चालानात का सिलसिला शुरू। और तारनाके में सड़क हादसा, गैस सिलेंडर की लॉरी ने मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर दे दी। खातून बरसरे मौका हलाक। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में मरकजी हुकूमत पर जोर दिया है कि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया को अक़लियती मौक़िफ़ दे ताकि मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी को दूर करने में मदद मिले और मुसलमान भी दीगर तबक़ात के शाना बरशाना तालीमी मैदान में मुल्क व कौम की खिदमत कर सकें। सदर जमहूरिया के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर के सिलसिले में खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने इस्लाम में इल्म की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि मुसलमानों को तालीमी मौके फराहम न किए गए तो वो तालीमी तौर पर तरक्की कैसे कर सकेंगे। उन्होंने सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली बीजेपी हुकूमत से सवाल किया कि वो मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात की मुखालिफत क्यों करती है। क्या वो चाहती है कि मुसलमान साइकिल रिपेयरिंग और उस जैसे छोटे कामों पर इक्तिफा करें? क्या मुसलमानों को साइंसदां बनने का दस्तूरी हक़ हासिल नहीं है? क्या वो यूजीसी की दफ़ा 3 को भूल गए? वो मुसलमानों और दलितों को स्कॉलरशिप्स की फराहमी में क्यों संजीदा नहीं है? बैरिस्टर ओवैसी ने अपनी मुख्तसर तकरीर में बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट की इश्तियालंगेज तकरीर का भी हवाला दिया, जिसने कहा था कि इस्लाम की हिमायत दहशतगर्दी की हिमायत के बराबर है। उन्होंने सवाल किया कि क्या मरकजी हुकूमत उस रिमार्क से इत्तेफाक करती है? अगर नहीं तो उस एमपी को बरतरफ क्यों नहीं कर देती? बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि एक तरफ वजीर आजम वर्ल्ड सूफी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना चाहते हैं और दूसरी तरफ उनकी पार्टी ऐसे रिमार्क्स करने वालों को भी साथ रखती है। सदर मजलिस ने आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में हुई कमी के हवाले से कहा कि जब खाम तेल फी बैरल $30 से भी कम हो चुका है तो उसका फायदा आम आदमी को क्यों नहीं हो रहा है। Shri Assaduddin Owaisi. I stand to oppose the motion moved over here. So the Honorable Prime Minister talked about Ek Bharat, Shesh Bharat. He said in London that in my India, Imran lives. The Prime Minister during a book launch in his house said that in Quran the word ilm, knowledge has been mentioned 800 times to specify the importance of knowledge in Islam. In 2014, in this August House, the Prime Minister during his first maiden speech said that many Muslim boys work in a cycle shop repairing puncture of cycles. Now if you juxtapose these statements with what his government has done by stating that this government cannot be seen to establishing a minority university, which is completely obnoxious. Why? Because a government is always in continuous form. I am talking in relation to Aligarh Muslim University.
Sir, what was implicit in 1920 was made explicit in 1981. And this government has forgotten the Jansangh stand. The Jansangh stand was for Aligarh Muslim University to be given minority status when Mr. Vajpayee was part of the government. Because the government could not complete its tenure, in 81 an act was brought wherein AMU was given a minority status. My question to the government is, if you cannot by law create a minority university, how can you create a minority university under law, under section 3 of UGC? I mean, the whole world knows that the Muslims had given land. At that time, sir, nearly 30 crores was collected. In today's value, it is more than 600 crores. So, I would request you to the government, please understand the ramifications. You are entering into an abyss, which will create a huge legal problem. A government of the day would fight for the legislation passed by this august house. You do not disown a legislation passed by this august house. And opposite is being happened. Same is happening with Jamia Millia Islamia, sir. Article 30 is a fundamental right. Any government brings in a legislation to further the interest and intention of Article 30. Jamia Millia was founded by Muslims. It is known in the history. Sir, Article 15.5, Article 13.2, Central Education Institution Act 2006, and the National Commission for Minority Education clearly states that Jamia Millia is a minority institute. And in both these universities, there is no reservation for Muslims. In fact, 30% of students in Aligarh belong to non-Muslim community. I want to know, why are you after these two universities? What is wrong with this government? As it is, out of 100, only 3 Muslim boys become graduate. Why do you want to isolate Muslims? Why do you want to separate Muslims? Where is your Sabka Saath, Sabka Vikas? Your policies are completely contrary to what you are doing on the ground. Sir, don't you want the Muslims to become doctors? Don't you want the Muslim girls to become scientists? Why are you stopping my progress? There's a mention in present debate about demand scholarship. My proposal to the government is, make these scholarships demand driven. We want to study. We want to become pioneers. We want to strengthen this nation. We want to realize the dream of equality, fraternity, liberty. That can only happen if scholarships are made demand-driven for minorities, for OBCs, and for Dalit community. Sir, my third point is, Mr. Venkaiah Naidu has been made a chairman of a committee to look into reservation for Jats, under 27%. Where is your Sabka Saath, Sabka Vikas? Where is the empirical data of backwardness of Jats? I have nothing against them, please give it to them. But there is an empirical data of my socio-educational backwardness. Will Mr. Venkaiah Naidu and his government stand up and support the 4.5 reservation given to minorities? Will Modi government give reservation to Muslims of Maharashtra? Bombay High Court have given. You are awarding violence. You are giving to those people who have indulged in killings. Is this what you stand for? Where is your support and talk about rule of law? The third point which I want to bring to your notice, sir, is about the important issue of J&K. Where is the government in J&K? A sensitive state. Alienation has increased so much that terrorists are firing at us and people are throwing stone at our security forces. What is wrong with this government? Where is that governance which they talked about during election campaign? You have no governance or iota of governance in Jammu Kashmir, sir. Oil prices, sir. Where is that benefit? Why isn't that benefit being passed on to the general public? Oil barrel is now less than $30. Why cannot I get the benefit? Why are you stopping that benefit being given to me? Sir, you come from Karnataka, sir. You come from Karnataka. Sir, I would request you also, sir. If an MP from Karnataka says, which from ruling party has said, that as long as Islam remains, there will be terrorism in the world. Sir, I'm a proud Muslim and a proud Indian. But how can you say my religion connection with terrorism? The Prime Minister is going to address a Sufi conference on 16th of March. If that is the case, why should the Prime Minister go and address a Muslim conference? If the MP of BJP says that as long as Islam exists, there will be cause of terrorism. Sir, I request to you, to the government, to the wisdom of this government, that your MOS says that we will show the strength of the majority community to Muslims. What is wrong? How can you show strength? You have taken oath on the Indian Constitution. Sir, may I know from the government that how is it that such statements are being emanated? If the Prime Minister agrees or disagrees, then he should sack that minister. He should sack his MP, that who stands up and says that Bhatkal is a center of terrorism. No, the Muslims of Bhatkal are proud Indians as you and me.
There might be some elements which should be dealt with strictly, but to say Islam in Bhatkal is completely wrong. Sir, let me bring to your notice the statement made by the Additional Secretary of Minorities Ministry. During a closing of a function, he said, ابھی کچھ حالات ایسے ہیں جو لوگوں کو سونے نہیں دیتے, ہمیں اب نیند بھی نہیں آتی. Sir, this is what an Additional Secretary of Ministry of Minority Affairs has said. I salute that Additional Secretary. He's a proud secular Hindu. And by his stating that words, he has shown to this government that, look, I'm concluding, sir. And lastly, sir, I want to congratulate the Prime Minister for working for 18 hours. This is what the Honorable Minister for Food Processing said. But what has been the outcome of those 18 hours? The outcome of these 18 hours is soldiers are dying at borders. The outcome of that working of 18 hours is that a common man is still suffering. But yes, there is a positive outcome the positive outcome for the Prime Minister is growth of Hindutva, violence on Dalits, atrocities on minorities. That is why I request to you, to the government, that please, if you stand for India first, if you stand for a constitution, give minority character certificate to AMU, support the legislation which was passed with August House. These are only 2 universities. Give scholarships to Muslims and make it demand driven, and stop your ministers, stop your MPs from creating further polarization. Thank you, sir. Thank you. محکمہ صحت کے پرنسپل سیکرٹری راجیو تریویدی نے کہا کہ پھلوں کو پکانے کے لیے کاربائڈ کے استعمال پر 6 ماہ قید کی سزا کے علاوہ 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا. سیکریٹریٹ میں میڈیا کے تعاون سے عوامی شعور بیداری کے لیے اجلاس منعقد کیا گیا تھا. اس موقع پر راجیو تریویدی نے کہا کہ 14 فروری کو سپریم کورٹ کی ہدایت کے بعد اس سلسلے میں اقدامات کیے جا رہے ہیں. تریویدی نے بتایا کہ زرعی شعبے کی جانب سے قدرتی طور پر پھلوں کو پکانے کے لیے چیمبرز قائم کیے جا رہے ہیں. ریاست بھر میں چھوٹے 80 چیمبرز موجود ہیں. بڑے مارکیٹس میں بھی چیمبرز قائم کیے جائیں گے. So various measures are there. It will come in the presentation. But in the last hearing, which was held on the 14th February, Honorable High Court had directed particularly that the government shall take up your measures which are there, raid the fruits which are vendors and wholesale dealers or others who are using this, take action as per the rules and regulations provided in the Food Safety and Standard Act, but also said that you take up the awareness program. تلنگانہ اور مہاراشٹرا حکومت کے درمیان 5 پروجیکٹس کی تعمیر کے سلسلے میں 8 مارچ کو معاہدے پر دستخط ہوں گے. مہاراشٹرا کے وزیر اعلیٰ نے تلنگانہ کے اپنے ہم منصب کے چندر شیکھر راؤ کو فون کرتے ہوئے ان پروجیکٹس پر معاہدے کے لیے ریاست کے دورے کی دعوت دی ہے. وزیر اعلیٰ KCR 7 مارچ کو ریاستی وزیر آبپاشی ہریش راؤ کے علاوہ پرنسپل سیکرٹری کے ساتھ مہاراشٹرا روانہ ہوں گے. آبپاشی ماہرین کا ایک وفد بھی 2 دن میں مہاراشٹرا کے لیے روانہ ہو جائے گا. گوداوری، پنی گنگا اور پرنہیتا چیولڑا پر 5 بیرجز کی تعمیر کے لیے معاہدے کیے جائیں گے. کالیشورم پروجیکٹ کے ذریعے کریم نگر، ورنگل، نظام آباد اور میدک کو زرعی اغراض کے لیے پانی حاصل ہوگا. اس کے علاوہ حیدرآباد کو بھی پینے کا پانی فراہم کیا جائے گا. محکمہ اقلیتی بہبود کے تحت شروع کیے جانے والے 70 اقامتی اداروں کے لیے 3 سال کے اندر 1960 مستقل 280 آؤٹ سورس ملازمتوں پر تقررات کے لیے محکمہ فائنانس نے احکام جاری کیے ہیں. محکمہ فائنانس کے سیکرٹری شیو شنکر کے مطابق آئندہ تعلیمی سال کے لیے 700 جائیدادیں، جن میں پرنسپل کی 70، جونیئر لیکچررز کی 490، PGTS کی 420، TGTS کی 560، فزیکل ایجوکیشن ٹیچرز کی 70، لائبریرین کی 70، کرافٹ اور میوزک انسٹرکٹر کی 70، سینئر اسسٹنٹ کی 70 جائیدادیں بھی شامل ہیں. آؤٹ سورسنگ کے ذریعے 140 کا تقرر عمل میں آئے گا، جن میں جونیئر اسسٹنٹ، ڈاٹا انٹری آپریٹر کی 70 جائیدادیں، آفس سب آرڈینیٹ کی 70 جائیدادوں پر تقررات عمل میں آئیں گے. اسی طرح 2017-18 اور 2018-19 کے تعلیمی سال میں ماباقی جائیدادوں پر تقررات کیے جائیں گے.
محکمہ اقلیتی بہبود کو مستحکم کرنے کے لیے محکمہ فائنانس نے 45 مستقل ملازمتوں اور 35 آؤٹ سورسنگ کے تحت جائیدادوں پر تقررات کے لیے بھی احکام جاری کیے ہیں۔ 35 مستقل ملازمتوں میں جوائنٹ ڈائریکٹر کی 1، ڈپٹی ڈائریکٹر کی 1، اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی 3، اسسٹنٹ مائنارٹی آفیسر کی 10، سینئر اسسٹنٹ کی 10 اور اکاؤنٹنٹ کی 10 جائیدادیں شامل ہیں۔ شہر میں چہارشنبے سے لازمی ہیلمٹ اور لائسنس کے قانون پر عمل کا آغاز ہو گیا۔ شہر کے مختلف مقامات پر ٹریفک پولیس کی طرف سے قواعد کی خلاف ورزی کرنے پر تقریباً 2000 افراد کے خلاف مقدمے درج کیے گئے اور چالان بھی کیے گئے۔ مادھو پور، جوبلی ہلز، بنجارہ ہلز، پنجا گٹا، امیر پیٹ، بشیر باغ، دلسکھ نگر، چادر گھاٹ، بیگم بازار اور دیگر علاقوں میں ہیلمٹ نہ پہننے والوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ پولیس کی طرف سے چلائی گئی مہم کے دوران بعض افراد کی کاؤنسلنگ بھی کی گئی۔ تلنگانہ اسٹیٹ ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی طرف سے سیاحت کے فروغ کے لیے حسین ساگر میں 2 نئی کشتیوں کا حیدرآبادی ٹین اسٹار ثانیہ مرزا کے ہاتھوں افتتاح عمل میں آیا۔ کشتی کے سفر سے لطف اندوز ہونے کے بعد ثانیہ مرزا نے کہا کہ انہیں اس سفر سے اپنا بچپن یاد آیا ہے اور کشتی کے سفر کے آغاز پر وہ محکمہ سیاحت کو مبارکباد دیتی ہیں۔ ثانیہ نے کہا کہ نہ صرف حیدرآباد بلکہ سیاح بھی اس کشتی کے سفر سے کافی لطف اندوز ہوں گے۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے کہا ہے کہ مجلس کی کامیابی کا سہرا فخر ملت اور سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی کی دوراندیش قیادت کی سر جاتا ہے۔ چہارشنبے کو مجلس کے احیاء کے 58 سال کی تکمیل کے موقع پر دارالسلام میں پرچم کشائی کے بعد اکبر اویسی نے کہا کہ مجلس کی کامیاب جدوجہد، تعلیمی انقلاب اور کامیاب نمائندگی کی وجہ سے آج مسلمانوں کو کئی شعبجات میں ترقی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجلس مسلمانوں کو SC/ST کے طرز پر سہولتیں فراہم کرنے کے لیے اسمبلی کے مجوزہ بجٹ اجلاس میں نمائندگی کرے گی۔ قائد مجلس نے اس عزم کا اظہار کیا کہ حضرت حسین شاہ ولی کی اوقافی اراضی کی بازیابی کے لیے بھی جدوجہد کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ انیس الغربا کے لیے جدید عمارت تعمیر کی جائے گی اور وہ خود 1 کروڑ روپے کے اپنی ذاتی رقم سے اس کام کی شروعات کریں گے۔ قائد مجلس نے ملک میں فرقہ پرستی کے بڑھتے ماحول پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ آج فرقہ پرستوں کی سوچ اور ان کے ناپاک عزائم ملک کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں۔ اکبر اویسی نے کہا کہ آج ملک فرقہ پرستوں کے جال میں پھنستا جا رہا ہے۔ حکمران جس پر چاہیں ملک سے غداری کے مقدمے عائد کر رہے ہیں۔ قدیم بابری مسجد کی شہادت ملک سے غداری کا سب سے بڑا واقعہ ہے، کیونکہ اس واقعے میں دستور اور قانون کی کھلے عام دھجیاں اڑائی گئی تھیں، لیکن کسی پر بھی غداری کا مقدمہ درج نہیں کیا گیا۔ احیاء مجلس کی سالگرہ کے موقع پر محبان مجلس ہزاروں کی تعداد میں دارالسلام میں جمع ہوئے تھے۔ مجلسی ارکان مقننہ، اراکین بلدیہ اور سابق اراکین بلدیہ کے علاوہ کارکنوں کی کثیر تعداد بھی اس موقع پر موجود تھی۔ اور اس موقع پر میں آپ سب کو اور جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ان سارے حضرات کو احیاء مجلس اتحاد المسلمین کے اس دن کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کی تاریخ کو بھی آپ کے سامنے رکھوں۔ مجلس اتحاد المسلمین کے اس طویل سفر میں وہ کامیابیاں جس کو ہم نے حاصل کی اس کو بیان کروں تو وہ مسائل، وہ تکالیف اور وہ آزمائش جس سے مجلس اتحاد المسلمین گزرتی گئی اس کو بھی بیان کروں۔ آج مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابیوں کی وجہ سے جس بلندی پر مجلس آج کھڑی ہے تو ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، تو کوئی رش کر رہا ہے اس پر،
تو کوئی تعصب کی نظر سے دیکھ رہا ہے، تو کوئی حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، تو کوئی ایک امید کی نظر سے دیکھ رہا ہے، تو کوئی دشمنی کی نظر سے دیکھ رہا ہے، تو کوئی اس جماعت کو ختم کرنے کے منصوبے بنانے کی نیت سے دیکھ رہا ہے۔ لیکن آج میں یہ بتاؤں کہ مجلس اتحاد المسلمین نے جتنی بھی کامیابیاں حاصل کی ہیں، یہ اس کامیابی کا صحرا فخر ملت علیہ رحمہ کو جاتا ہے، تو اس کامیابی کا صحرا سالار ملت کی دور اندیش قیادت کو جاتا ہے، تو اس کامیابی کا صحرا فخر ملت وہ سالار ملت کے ساتھ میں رہ کر ہر ان کی آواز پر، ہر ان کی بات پر لبیک کہنے والے ان رفقا، ان قائدین کو جاتا ہے۔ تو مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کا صحرا سرزمین دکن کے غیور مسلمانوں کے صحرا جاتا ہے، تو مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کا صحرا غریب رکشے والے، بنڈی والے، پمچر جوڑنے والے ان مسلمانوں کو جاتا ہے، تو مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کا صحرا سرزمین دکن کے وہ پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں کو جاتا ہے، جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کے لیے دعائیں کرتی رہیں، تو جب ضرورت ہوئی تو اپنے بچوں کو بلبلاتا چھوڑ اپنے گھروں میں چولہا جلائے بغیر چلچلاتی ہوئی دھوپ میں قطاروں میں کھڑے رہ کر مجلس کی کامیابی کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کو جاتا ہے مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کا صحرا۔ تو مجلس کا سب سے پہلا نعرہ کیا تھا؟ مجلس نے اپنے احیا کے وقت سب سے پہلے فخر ملت علیہ رحمہ نے اگر کچھ کہا اور نعرہ دیا تو یہ دیا کہ اے مسلمانوں، کلمے کی بنیاد پہ منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ دوسرا نعرہ دیا تو احیاء مجلس کے ذریعے ہم مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کریں گے۔ تیسرا نعرہ دیا تو یہ دیا کہ احیاء مجلس کے ذریعے ہم مسلمانوں کی کمزور معیشت میں ایک استحکام بخشیں گے۔ اور اس کے بعد جو نعرہ دیا احیاء مجلس کے وقت وہ یہ تھا کہ مجلس اتحاد المسلمین سیاسی میدان میں جدوجہد کرے گی، انتخابات میں حصہ لے گی۔ مجلس نے یہ نہیں کہا احیاء کے وقت کہ ہم سیاست میں حصہ لیں گے، یا ایم ایل اے یا ایم پی یا کاؤنسلر یا پھر اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھنے کا کام کریں گے۔ مجلس نے اپنے احیاء کے وقت سب سے آخر میں اگر کچھ کہا تو انتخابات میں حصہ لینے کی بات کہی۔ مجلس اتحاد المسلمین اگر آج یو پی جا رہی ہے، بہار جا رہی ہے، بنگال جا رہی ہے، اگر ہندوستان کے کونے کونے تک جا رہی ہے، کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک جا رہی ہے اور جائے گی، تو صرف اور صرف فخر ملت علیہ رحمہ کے ان خواب کو لے کر جائے گی، تو سالار ملت کی وہ کامیابیوں کو لے کر جائے گی۔ ہم کوئی نئی بات لے کر نہیں جا رہے۔ آج میں چیلنج کرتا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں ہندوستان کی ہر سیاسی جماعت سے، بتاؤ کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جس کا اتنا بڑا دفتر ہے؟ میں چیلنج سے پوچھنا چاہتا ہوں ہندوستان کی کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جو اپنے سیاسی دفتر میں تعلیمی مراکز کو قائم کر دی؟ کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جس کا خود کا دواخانہ ہے؟ کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جس کا خود کا میڈیکل کالج ہے؟ کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جس کا خود کا انجینئرنگ کالج ہے؟
कौन सी ऐसी सियासी जमात है जिसका खुद का MBA कॉलेज है? कौन सी ऐसी सियासी जमात है जिसका फार्मेसी कॉलेज है? कौन सी ऐसी सियासी जमात है जिसका खुद का कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर है? कौन सी ऐसी सियासी जमात है जिसका नर्सिंग कॉलेज है? कौन सी ऐसी सियासी जमात है, मैं पूछना चाहता हूं, जो गरीब बच्चों के लिए मुफ्त तालीम का इंतजाम के लिए मदरसे स्कूल चला रही है? क्या है कोई? अरे आज मजलिस ने यह काम किया, लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया, खै मारे। कई लोगों ने तो यहां तक कह दिया था, रक्शे वाले, बंडी वाले, पंचर जोड़ने वाले, जाहिलों की जमात डॉक्टर बनाएगी। रक्शे वाले क्या डॉक्टर बना सकते हैं? क्या बंडी वाले इंजीनियर बना सकते हैं? ऐ दुनिया देख ले, आज रक्शे वालों ने, बंडी वालों ने, पंचर जोड़ने वालों ने हिंदुस्तान भर में अपना पैगाम दे दिया कि हम रक्शे वाले हैं तो क्या हुआ, हम बंडी वाले हैं तो क्या हुआ, हम पंचर वाले हैं तो क्या हुआ, हम डॉक्टर्स व इंजीनियर्स बना रहे हैं। अरे ये ताकत है जमात की। लेकिन कितनी दुश्मनी हमारे साथ आप देखिए, पूरे एक हो गए जुम्मे के दिन रीपोलिंग। अरे आप गौर करो, समझो मेरे भाई, खुदा के लिए हालात को देखो, हालात किस रुख में जा रहे हैं। आज ये मुल्क कहां जा रहा है, खुदारा देखो। आज वो लोग जो नथुराम गोडसे को मुहिब्बे वतन कहते हैं, वफादार मुल्क कहते हैं, वो लोग हमसे वफादारी का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं और हम उनको सर्टिफिकेट देंगे। हम पे बिजलियां गिरी तो सब खामोश थे, अब सब पे बिजली गिर रही है तो कैसा दिख रहा है? मैं पूछना चाहता हूं, इशारे में कह रहा हूं, मुझ पे गिरी थी ना, अब आप पे गिरी है बाबा, कैसा महसूस हो रहा है? मैं पूछ रहा हूं। हम मुल्क के गद्दार, हम देश के द्रोही, हम सब थे, और आज कौन उस कठेरे में आ गए? कल को मैंने कहा था कि अकबरुद्दीन ओवैसी भगत सिंह के साथ खड़ा है, तो आज सब कह रहे हैं कि हम भगत सिंह के साथ है। नहीं बाबा, सिर्फ भगत सिंह के साथ नहीं, तुम अकबरुद्दीन ओवैसी के भी साथ हो, तुम अकबरुद्दीन ओवैसी के भी साथ हो। हम बोले तो बोले 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 बोले, क्या करेंगे भाई? कितना जुल्म, कितना सितम हम पे नहीं हुआ, लेकिन हम खामोश रहे। क्या हम आह भी नहीं करना? बताओ। आज कहते हैं कि सेडिशन के चार्जेस लगाए गए हैं, कन्हैया पर, उस पर, दूसरों पर। अरे मैं पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान की आजादी के तारीख में सबसे बड़ा मुल्क से गद्दारी का अगर कोई इक़दाम हुआ है, मुल्क को तकसीम करने का कोई कदम हुआ है, मुल्क को मजहब के बुनियाद पे बांटने का कोई अमल हुआ है, तो वो बाबरी मस्जिद की शहादत थी। बाबरी मस्जिद के शहादत करने वाले उन मुजरिमीन पर सेडेशन का चार्ज क्यों नहीं लगाए? रहमतनगर डिवीजन में अहियाए मजलिस के 58 साल की तकमील के मौके पर मुकामी पार्टी कारकुनों की तरफ से जश्न मनाया गया। मजलिसी कारकुनों ने पार्टी परचम को लहराया और केक भी काटा गया। पार्टी कारकुनों ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी, कायद मजलिस अकबर ओवैसी और अरकान मुकर्रना के अलावा कॉरपोरेटर्स को भी मुबारकबाद पेश की। कुल हिंद मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहिया के 58 साल की तकमील पर बहादुरपुरे के इलाके में जश्न मनाया गया। इस मौके पर परचम कुशाई के बाद केक काटा गया। तकरीब में शिरकत करने वालों में अरकान बलदिया मोहम्मद मुबीन, एम.ए. गफ्फार, नुमाइंदा कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान के अलावा जलाल अकबर खां मौजूद थे।
मंगलहाट में भी जश्न का एहतमाम किया गया। इस मौके पर केक काटा गया। रुकन कौंसल अल्ताफ हैदर रजवी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने मीडिया को बताया कि फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी और सालार मिल्लत की कोशिशों की वजह से मजलिस को मुल्क में एक अहम मुकाम हासिल हुआ है। उन्होंने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी की सिताइश करते हुए बताया कि वो मजलिस के बेबाक कायदीन हैं। इस मौके पर रुकन बलदिया मोहम्मद यूसुफ, सरगर्म मजलिसी कारकुन अयूब खां के अलावा मुकामी सुदूर और मोतमदीन भी मौजूद थे। रियासत नगर मार्केट में मुहिबान मजलिस ने 58 किलो का केक तैयार करवाया था। अरकान बलदिया सलीम बेग, फहद बिन समद अब्दाद, आजम शरीफ और दीगर मजलिसी जिम्मेदारों ने सैकड़ों मुहिबान मजलिस के दरमियान केक काट कर अहियाए मजलिस के 58 साल की तकमील का जश्न मनाया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहिया के 58 साल की तकमील के मौके पर मदीना चौराहा संगारेड्डी में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें परचम कुशाई के बाद शुरका में मिठाई तकसीम की गई। इस मौके पर सदर इब्तिदाई मजलिस संगारेड्डी मोहम्मद ख्वाजा निजामुद्दीन, जॉइंट सेक्रेटरी शेख नवीद, मेंबर फूड एंड विजिलेंस फाजिल इरफान के अलावा मजलिस के अरकान बलदिया मौजूद थे। अहियाए मजलिस के 58 साल की तकमील के मौके पर मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आए वफूद ने दारुस्सलाम में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की। अकबर ओवैसी की कसरत से गुलपोशी और शाल पोशी भी की गई। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान श्रवण ने कहा है कि अपोजिशन से खौफजदा होकर हुकूमत ऐवान में गैर जमहूरी अंदाज के कवायद वज़े कर रही है। मीडिया से बात करते हुए श्रवण ने कहा कि गवर्नर के खुतबे के दौरान एहतजाज करने वालों को 1 साल तक मुअत्तल करने की तजवीज़ नामुनासिब है। उन्होंने कहा कि असम्बली सिर्फ रुकने असम्बली या हुकूमत की जागीर नहीं है, इस पर हर शहरी का हक है। श्रवण ने कहा कि अगर गवर्नर अपने खुतबे में हुकूमत का ही भजन गाएंगे तो उस पर एहतजाज का होना फितरी बात है। उन्होंने रियासती वजीर हरीश राव को याद दिलाया कि तेलंगाना तहरीक के दौरान असम्बली में उनका रवैया कैसा था, उन्हें इसका मुहासबा करना चाहिए। कांग्रेस तर्जुमान ने स्पीकर से मुतालबा किया कि अपोजिशन का गला दबाने वाले कवायद और तजावीज़ को कबूल न किया जाए। इंटरमीडिएट इम्तिहानात का चारशंबे से आगाज हुआ। तेलंगाना में 1257 मराकज़ कायम किए गए हैं। इम्तिहानी मराकज़ के पास पुलिस की तरफ से गैर मामूली इंतजामात किए गए। बाज़ मराकज़ पर चंद मिनट ताख़ीर से पहुंचे तलबा को इम्तिहान लिखने की इजाज़त नहीं दी गई, जिसकी वजह से तलबा और सरपरस्तों को परेशान देखा गया। सुबह 9 बजे से इम्तिहान का आगाज़ हुआ था। इम्तिहानी मराकज़ के पास इम्तनाई अहकामात भी नाफिज किए गए हैं। तलबा को मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान ले जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। निज़ामिया तिब्बी हॉस्पिटल चारमीनार के मुलाजमीन को तनख्वाहों की इजराई में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दवाखाने के मुलाजमीन ने मीडिया को बताया कि लेस सेक्रेटरी एंड ट्रेजर ग्रेड 2 के कमला अपनी मनमानी करते हुए ज़रूरी दस्तावेजात पर दस्तखत नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ उन्हें घरेलू अखराजात और बैंकों से लिए गए खर्चात की अदायगी में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने बताया कि इस मसले से दवाखाने के 34 मुलाजमीन परेशान हैं, जिसमें दर्जे चाहरुम के स्टाफ के अलावा दूसरे भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि एक तो कमला दवाखाना वक्त पर नहीं आती, तो दूसरी तरफ वो आला ओहदेदारों से भी बेखौफ है। मुतासर अफराद ने अरबाब मजाज से मुतालबा किया कि वह फौरी इस मसले की यकसोई करें। ले सेक्रेटरी की वजह से हमारे को तनख्वाह नहीं मिले साहब। ITA हो के 15 दिन होगा, उनके पास पूरे फाइल आ गए, बार बार उन्होंने साइन नहीं कर रहे, भिजा दे रहे ऑफिस को, साइन नहीं कर रहे, भिजा दे रहे। और अभी तक होगा हम लोग बैंकों से लोन लिए हुए, और बैंकों से लोन हमारे को इस ऊपर फ्लाइंटी लगता है, उसके ऊपर वो भी मैसेज आ गया, आप तनख्वाह अभी तक नहीं है। चेक बाउंस भी होगा, वो अलग केस होता है हमारे पर। और ले सेक्रेटरी को बोले तो सुन रहे नहीं, जो करना है कर लो। 1 साल से चल रहा साहब, कोई फाइल पे साइन नहीं करते, कुछ नहीं। जो बात करो बोले तो करते नहीं, नो साइना ऑफिस को टाइम पे भी नहीं आते। 12:30 2 बजे 12:30 बजे 2 बजे 1:30 बजे। और बड़े ऑफिसर की बात नहीं सुनते उनको। सुबह मैडम ऑफिस
बड़े ऑफिसर भी बुलाए तो नहीं सुनते उन्होंने, किसी की भी नहीं सुनते। जो भी बोले जो करना है कर लो, मैं ऐसे लोगों को वोट देगी, कमेटियाँ देगी, कमिश्नर देगी, वो देगी, ये देगी, ऐसे। एक्साइज ड्यूटी में इजाफे के खिलाफ ज्वेलरी शॉप मालिकान की तरफ से 3 रोजा बंद के ऐलान का शहर में भी असर देखा गया। शहर के सोने चांदी की दुकानात के अहम मराकज गुलजार हाउस, मदीना बिल्डिंग, पत्थरगट्टी, एबिट्स, मलकपेट, बेगम बाजार, नामपल्ली, टोली चौकी, सिकंदराबाद और दीगर इलाकों में भी सोने चांदी की दुकानें बंद रहीं। ताजरीन के नुमाइंदे महेंद्र कुमार अग्रवाल ने एक्साइज ड्यूटी में इजाफे के फैसले से फौरी दस्तबरदारी का मुतालबा किया है। मुल्क के कई शहरों में भी सोने चांदी की दुकानें चारशंबे को बंद रहीं। वट्टेपल्ली रोशन कॉलोनी के खुले मुकाम पर कचरे में आग लगने से सनसनी फैल गई। मंगल की रात कचरे में अचानक आग लग गई थी। आग इतनी शदीद थी कि उसे बुझाने के लिए फायर इंजनों को तलब करना पड़ा। धुएं ने सारे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया था। अवाम को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एबीवीपी के कारकुनों ने स्कूल एजुकेशन डायरेक्टर के दफ्तर के रूबरू धरना मुनज़्ज़म करते हुए मुतालबा किया कि टेट इम्तिहान को मौलाना शेड्यूल के मुताबिक ही मुनक्किद किया जाए। एबीवीपी कारकुनों ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए ग्रुप 2 डीएससी पोस्ट पर तकर्रारात को भी यकीनी बनाने का मुतालबा किया। तारनाका के पेश आए हादसे में खातून बरसर मौका हलाक हो गई। मुतासरा मोटरसाइकिल सवार गंगा रेड्डी ने मीडिया को बताया कि वो मुतवफ़िया खातून के साथ अपनी मोटरसाइकिल पर एलबी नगर से सिकंदराबाद के एक ओल्ड एज होम जा रहा था कि गैस सिलेंडर की लारी ने पीछे से टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में खातून बरसर मौका हलाक हो गई। पुलिस ने केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया। लारी ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है। सेंट्रल जोन पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ एटीएम से चोरी और जाली चेक्स के जरिए रकम निकालने वाली टोली को गिरफ्तार कर लिया। मीडिया से बात करते हुए डीसीपी कमलासन रेड्डी ने बताया कि इस टोली की तलाश के लिए 2 टीमें तश्कील दी गई थीं। उन्होंने बताया कि टोली के कब्जे से 11 लाख रुपए नकद रकम और एटीएम मशीनों को खोलने के लिए इस्तेमाल होने वाले औजार और जाली चेक्स को भी जब्त कर लिया गया है। दबीरपुरा पुलिस ने नाजून टास्क फोर्स के ताउन से सरखा, कत्ल और इस्मत रेजी के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। एसीपी मीर चौक पुलिस एम श्रीनिवास राव ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने इस सिलसिले में जोहरानगर पुरानी हवेली के रहने वाले 19 साला मिर्जा जीशान अली खां को गिरफ्तार कर लिया, जो एक तालिब इल्म बताया गया। उन्होंने बताया कि 3 नवंबर 2015 की सुबह के औकात में जीशान एक 36 साला खातून जीनत उर्फ जकिया फातिमा के मकान वाक़े बालसट्टी खेत में खिड़की से दाखिल होकर अलमारी में मौजूद कीमती अशिया तलाश कर रहा था। इस दौरान खातून ने नींद से बेदार होकर चीखो पुकार शुरू की और वो जीशान के साथ हाथापाई के दौरान फर्श पर गिर पड़ी तो जीशान ने बरक़ी वायर के जरिए उसका गला दबाकर बेहोश कर दिया। उसने खातून बेहोश होने के बाद उसकी इस्मत रेजी कर दी और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गया। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा शख्स के कब्जे से मोबाइल फोन के अलावा दूसरी अशिया बरामद कर ली है। हयातनगर पुलिस ने 2 आधी सारिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने राजशेखर और सुनील को मीडिया के सामने भी पेश किया। पुलिस के मुताबिक ये दोनों साल 2010 से चोरियां कर रहे हैं। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा सारिकों के कब्जे से 31 तोले के तिलाई जेवरात और एक मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। हुसैन सागर में आशिक जोड़े की खुदकुशी का वाकया पेश आया है। इस वाक़े में लड़के की मौत वाक़या हो गई, जबकि उसकी माशूका की हालत नाजुक बताई गई है। रामगोपालपेट पुलिस ने बताया कि भोईगुड़े के रहने वाले नरेश ने अपनी माशूका शैलजा के साथ हुसैन सागर में छलांग लगा दी थी। लेक पुलिस ने दोनों को बचाने की कोशिश की, लेकिन नरेश फौत हो गया। उसकी माशूका शैलजा को नाजुक हालत में दवाखाना मुंतकिल किया गया। पुलिस नरेश और शैलजा के अफराद खानदान से पूछताछ कर रही है।
आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अगर मरकजी हुकूमत सबका साथ सबका विकास हकीकतन चाहती है तो उसे मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात और जामे मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अक़लियती मौक़िफ़ देना होगा। पार्लियामेंट में सदर जमहूरिया के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर से सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का खिताब। फलों को पकाने के लिए कार्बाइड का इस्तेमाल काबिले सज़ा जुर्म, 6 महीने की कैद और 1 लाख रुपये जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के तनाजुर में रियासती हुकूमत का मंसूबा। पेनीगंगा और प्राणहिता चेवल्ला समेत 5 प्रोजेक्ट्स की तामीर के लिए तेलंगाना और महाराष्ट्र के दरमियान 8 मार्च को होंगे मुआहदे पर दस्तखत। वजीर आपाशी के हमरा केसीआर रवाना होंगे 7 मार्च को मुंबई। बाबरी मस्जिद की शहादत मुल्क से गद्दारी का सबसे बड़ा वाक़या। खातियों को कौम दुश्मन करार देकर सज़ा देना ज़रूरी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इहया के 58 साल की तकमील के मौके पर दारुस्सलाम में जलसा, अकबरुद्दीन ओवैसी और दीगर मजलिसी कायदीन के खिताबात। महकमे अक़लियती बहबूद के तहत शुरू किए जाने वाले 70 अक़ामती इदारों में 3 साल के अंदर आउटसोर्सिंग और मुस्तकिल मुलाजिमतों पर तक़र्रुरात। महकमे फाइनेंस के अहकाम जारी। शहर में हेलमेट के लुज़ूम पर अमलावरी का एक बार फिर आगाज। मुक़द्दमात और चालानात का सिलसिला शुरू। और तारनाके में सड़क हादसा, गैस सिलेंडर की लॉरी ने मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर दे दी, खातून बरसरे मौका हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़।